राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई आज कांग्रेस सेवा दल के प्रादेशिक चुनावी प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने इंदौर आए। इस दौरान उन्होंने शिविर स्थल ला ओमिनी गार्डन में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। श्री देसाई ने सेवा दल की रीति नीति के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने से लेकर गौधरा कांड एवं संघ और भाजपा की जन विरोधी नीतियों पर भी बेबाक जवाब दिए। वीर सावरकर को लेकर पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल के जवाब में कहा कि सावर को वीर कहना देश का अपमान है। उन्होंने देश के विभाजन पर भी सटीक व सारगर्भिक जवाब दिए। प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट। पूरा देश का अपमान हो जाएगा। कई बार आपके बयान आए हैं, आपने कहा है कि जो चाटुकारिता देश का प्रभाव सावरकर को लगातार चाटुकार कहता रहूंगा। उसके लिए मुझे केस हो तो मैं उसके लिए खुला आह्वान भी देता हूँ। सावरकर ने आजादी के जंग में 4 बार तो गद्दारी की और वो चारों गद्दारियां देश के सामने। अंग्रेजों से 60 रुपया दलाली खाना वो देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी। 9 बार का माफीनामा एक और गद्दारी थी और अंग्रेजी सरकार को बाय बाप कहना वो गद्दारी थी। जो सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर आजाद हिंद फौज में जुड़ने की जगह पर अंग्रेजों की फौज में जुड़ने के लिए आह्वान करना वो देश के साथ गद्दारी थी। 1942 के जो अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला जो मूवमेंट था उसमें नहीं जुड़ने का उनका और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो खत है वो देश के साथ गद्दारी थी। अहमदाबाद में हिंदू महासभा के 37वें अधिवेशन में मैं समय के साथ, स्थल के साथ और हकीकत के साथ बोल रहा हूं और उसके लिए जिसको जो करना है वो कर सकता है। भारत का धर्म के नाम पर विभाजन करने का सबसे पहले प्रस्ताव लाने वाले सावरकर का मैं लगातार कहता हूं कि इस भारत को अखंड नहीं रहने देने में अगर किसी की प्रखर भूमिका रही है तो वो सावरकर की थी। और हिंदू महासभा में 1937 का अधिवेशन में वो प्रस्ताव लाए थे। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो प्रस्ताव लाए थे। देखिए, सेवा दल ने पिछली बार भी हमने तय किया था कि हम सबसे ज्यादा बार हारी हुई सीट है वो सीटों को हम पहला लक्ष्य बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। दूसरा लक्ष्य जो है वो भाजपा के लगातार जीतने वाले जो विधानसभा सीट है उन सीटों पर उनके नेताओं को किस प्रकार से वहां पर उनकी कमजोरियां है वहां पर हम लोग सेवा दल मुख्य कार्य करेगा। तो 2 कार्य, हमारी लगातार हारी हुई सीट और भाजपा के जो मुख्य नेता है उनकी सीटों पर सेवा दल एक अलग रणनीति बनाएगा। साथ ही साथ जो सीटें गद्दारों ने गद्दारी की थी उन सीटों को हम किसी भी हाल में इस बार जीतेंगे। मतलब सेवा दल का कार्यकर्ता एक जुनून से लगेगा उन गद्दारों की सीट पर जिसने जनता का द्रोह किया था, जनता के साथ गद्दारी की। हम उन सीटों पे कार्य करेंगे जो कम मार्जिन से थोड़ी सी चीज वजह से रह गया। तो हमारे 4 प्रकार की सीटों का हम विभाजन करके सेवा दल एक स्ट्रेटेजिक तौर पे कार्य करेगा और विधानसभा से विधानसभा ब्लॉक और ब्लॉक से मंडल और मंडल से समूह और समूह से बुनियाद। तो ये जो हमारा 5 स्तर का हमारा जो सेवा दल का संगठन है उसकी प्रक्रिया करेगा। एक रणनीति के तौर पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हम X विधानसभा में 25 बूथ पे काम करेंगे या Y विधानसभा पर 50 पे काम करेंगे। तो ये पूरा मैनेजमेंट के तौर पे एक काम होगा और एक कैंपेन का काम होगा। सो परसेप्शन बदलने का और व्यवस्थापन करने का ये 2 मुख्य भूमिका है वो सेवा दल करेगा। कार्यकर्ताओं को हमारी विचारधारा और संघीय विचारधारा का जो भेद है वो जनता के बीच में कैसे पहुंचाया जाए। आजादी के जंग से लेकर अभी तक कांग्रेस ने जो देश के निर्माण और नवनिर्माण के लिए कार्य किए हैं वो क्या है, सिद्धियां क्या है और संघियों की विफलता क्या है। मैं भाजपा इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि भाजपा तो सिर्फ नाम है, पर्दे के पीछे संघ है। तो संघियों की जो विफलता है उसके बारे में हम दिखाए हैं। हमारी जो सोच है और उनकी जो सोच है वो दोनों के बीच में
क्या उनका प्रपंच है और क्या हमारा कर्तव्य है उसके बारे में और लोगों के बीच में जाने का वो इसमें सिखाया जाता है। साथ साथ में बूथ के मैनेजमेंट से लेकर चुनाव का कैंपेन में एक बूथ पे एक सेवा दल का कार्यकर्ता सेनापति के रूप में कैसे खड़ा रहेगा उसकी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। और राहुल जी की जो सोच है कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, चुनाव लोकसभा या विधानसभा के स्तर पे नहीं, चुनाव की असली लड़ाई तो हर बूथ पे होती है। तो वो हर बूथ की लड़ाई कैसे जीती जाए, मूल मंत्र है लोगों का दिल जीतोगे तो बूथ जीतोगे, और बूथ जीतोगे तो चुनाव जीतोगे। तो और सेवा दल के कार्यकर्ता को हम जन सेवा के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से लोगों का दिल जीतने का मूल मंत्र का यहाँ पर कार्य करते हैं। जैसे सर मध्य प्रदेश को लेकर हमने प्रशिक्षक सेनानी जो होते हैं 10 भी काफी होते हैं। आपने देखा होगा लाखों की भीड़ होती है, पर अगर हमारे आर्मी के जवान होते हैं 100-200 तो वो पूरा का पूरा उस भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं। भाजपा के पास आज भीड़ है और हमारे पास भड़वीर है। तो भीड़ में और भड़वीर में जो फर्क है, उनके पास जो जनता आज दिखती है बड़े बड़े समूह में, पर आपने देखा भी होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देश के कोई लोग जानता भी नहीं है। अभी वो कर्नाटक के कैंपेन में गए थे, 90% कुर्सियां खाली थी। वो भीड़ आई हुई होती है, वो चली जाती है, लाई हुई है भीड़ चली जाती है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में भी काफी भीड़ जुटाने का कोशिश पिछले समय में किया है, पर अब उनको भी एहसास होने लगा है कि अब जनता उनके साथ नहीं जुड़ती है। और आपने राहुल जी के पदयात्रा के दरमियान, भारत जोड़ो के पदयात्रा में देखा होगा, लाखों की मेदनी जनता है, स्वयंभू चल के आती है और साथ चलती है। और मोदी जी की आजकल जो जनसभाएं होती है, तो पैसों के बलबूते पे जिनको लाया जाता है, वो आधा घंटा रुकने के बाद मोदी जी के भाषण से पहले आधे से ज्यादा पंडाल खाली हो जाता है। अगर आप कहते हैं सोशल मीडिया में सक्रिय नहीं है तो ये चिंता का विषय है, पर मैं आपको लेटेस्ट सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है वो कहना चाहूंगा, खास करके ट्विटर के उस पर। अपने देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री ज्यादा दिखते हैं, प्रधानमंत्री का तो हमको प्रधानमंत्री नहीं दिखते, वो परिधान बदलते रहते हैं तो प्रधानमंत्री। तो देश के प्रधानमंत्री जो है उसके 8 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर है। राहुल जी के 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो 1/4 है। पर राहुल जी जब ट्वीट करते हैं तो 2 मिलियन 1 मिलियन लोगों का व्यू होता है और करीबन 60-70 हजार लोग हैं उसको लाइक और रिट्वीट करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री के 8 करोड़ फॉलोवर होने के बावजूद भी उनका व्यू 20-25 हजार में होता है और ट्वीट और रिट्वीट है वो 8,000-9,000 में हो जाता है। तो ये सोशल मीडिया में कौन ज्यादा आज चल रहा है, आप पिछली 100 ट्वीट को देख लीजिएगा, एनालिसिस करिएगा। मैं तो खुद एनालिसिस करके बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का उन लोगों की तरफ फेंकने की आदत नहीं होता है, बोलते हैं हम लोगों का वो आदत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रशिक्षण में सिखाया जाता है कि सच को सामने रखना है। सच्चाई ये है कि जो भीड़ और सोशल मीडिया दोनों में किसी एनकाउंटर का वायरल ज्यादा होता है, किसी की झोपड़ी को गिराने का वायरल ज्यादा होता है। आप भी कोशिश करके देख लीजिएगा, दंगे ज्यादा वायरल होते हैं, पर किसी का घर बचा लिया तो वो कम वायरल होता है, किसी की जान बचा ली तो कम वायरल होता है, और किसी की जान ले ली तो वो ज्यादा वायरल होता है। उनका काम है लोगों की झोपड़ियों को जलाना, दंगे करवाना। गुजरात के चुनाव, मैं गुजरात से हूं तो मैं गुजरात में लगातार ये देखा हूं, चुनाव से 3-4 महीने पहले कभी अक्षरधाम पे हमला होता था, तो कभी एनकाउंटर होता था, तो कभी आतंकवादी जो है उसको, फर्जी आतंकवादियों को पकड़ा भी जाता था। ये चुनाव है हमारे लिए। भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल जी के साथ चलने के समय में मध्य प्रदेश से जब निकला तो वहीं से हम लोग यात्रा को लेकर जब आगे बढ़े थे, उस समय में भी यहाँ का एक माहौल देखा था। वो माहौल देख के पता चला कि मध्य प्रदेश में जनता बदलाव चाह रही है। वो यात्रा में लगातार में इंदौर, उज्जैन और हर जगह पे जहाँ कहीं हम लोग चले हैं, तो वो प्यार जो मध्य प्रदेश की जनता का और खास करके मालवा की भूमिका हमने देखा है, वो इतना प्यार
लगा कि यहाँ पे और हम लोग काम करेंगे। तो पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें कम मार्जिन से जीते थे, इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई। इस बार इतने बड़े मार्जिन से जीतेंगे कि वहाँ पर भाजपा को, संघियों को ये खरीद फरोख्त करने का जो उनका जो सिलसिला है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मैं सेवा दल के साथियों को लगातार हर राज्य में जब भी चुनाव होता है तो प्रशिक्षण कैंप के जरिए हम बुनियाद तक कैसे पहुंचना है, धरातल पर कैसे पहुंचना है और किस प्रकार से बूथ जीत कर चुनाव जीतना है, उस पर हम लोग अभी प्रशिक्षण कैंप कर रहे हैं। साथ साथ में संवाद का यहाँ पर एक सवाल जवाब भी रखा था कि कार्यकर्ता के मन में जो सवाल, हम लोगों ने पूरी प्रक्रियाओं को बदला है। एक भाजपा की और संघियों की तरह नहीं कि ऊपर से आदेश आया और नीचे वाले को मानना। हमने प्रक्रिया को गणतंत्र की तरह, राहुल जी की सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच है, भारत के जो मूल गणतंत्र की सोच है कि हर व्यक्ति को सवाल पूछने का अधिकार है और जवाब देना जो है वो लीडर की जिम्मेदारी है। तो हमने यहाँ पर प्रक्रिया शुरू की हुई है कि मेरे कार्यकर्ता के मन में जो भी संदेह है, सवाल है, वो पूछेगा और जवाब हम देंगे। संघ में प्रचारक होते हैं, हमारे यहाँ पे विचारक होते हैं। फर्क है प्रचारक और विचारक वाली जो सोच है उसमें। प्रचारकों का काम होता है आकाओं ने जो कहा हुआ है उसका सिर्फ प्रचार करना, और विचारक वाली जो सोच है उसमें ऐसा है कि कार्यकर्ता स्वयं निर्देशित होता है, कार्यकर्ता विचार करता है, सही और गलत क्या है उसका फैसला खुद कार्यकर्ता करता है, और उसके बाद कार्यकर्ता अपने ऊपरी अधिकारियों को सवाल करता है कि ये सही है या ये गलत है, ये कैसे तय करेंगे, और सवाल और जवाब और संवाद के जरिए कार्यकर्ता खुद सोचता है, खुद ढूंढता है कि इसका सही जवाब क्या है। तो हम विचारकों को तैयार करने का, जनता के लिए और कार्यकर्ता के लिए प्रेरणादायक प्रेरकों को तैयार करने का ये शिविर है। इस शिविर के बाद यहाँ से चुनिंदा लोग जो निकलेंगे उसको हम राजस्थान के जो प्रशिक्षण कैंप होंगे, मध्य प्रदेश की तरह और राज्यों में भी कैंप हो रहे हैं, और यहाँ से निकले हुए 30-40 कार्यकर्ता को, गुजरात से निकले हुए 30-40, हर राज्य से निकले हुए 30-40 कार्यकर्ता को फिर हम राष्ट्रीय स्तर पे इसी दिशा में आगे ले जाने का कार्य करेंगे। मूल जो बात है इसके पीछे कि देश में जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर संघियों ने जो नफरत फैलाई है, उस नफरत को मिटाकर भारत माता की 8 संतान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी भाई, उसके बीच में कैसे आपस में प्यार और मोहब्बत हो, उसी प्यार और मोहब्बत को आगे बढ़ाकर, नफरत को मिटाकर देश की उन्नति के लिए हमारे कार्यकर्ता कार्य करेंगे। यही सोच के साथ ही प्रशिक्षण कैंप को हमने आज यहाँ पर लगाया। जंग लड़ रहे थे ना, तो कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं लड़ रहे थे। जब संघी गद्दारी कर रहे थे तो हमारे साथी गोलियां खा रहे थे। जब संघिया दलाली खा रहे थे, संघिया जब 60 रुपये की दलाली कर रहे थे और कांग्रेस के साथी जेलों में थे, ये तय था कि हम देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए मरेंगे। चुनाव में सत्ता आती रहे, जाती रहे, वो मायना नहीं रखता है। बस भारत माता की संतानों को बैरी बनाने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी भाई, इसको लड़ाने वाले, भारत माता के साथ गद्दारी करने वाले के सामने खुल के कहेंगे कि ये देश के गद्दार हैं। मेरे देश के तिरंगों को नहीं मानेंगे, उसको कहेंगे कि ये देश के गद्दार है। मेरे देश का राष्ट्रगान नहीं गाएंगे तो कहेंगे कि ये देश का गद्दार है, और वो गद्दारी के लिए चुनाव हार जाए तो हार जाए, क्योंकि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, सत्ता के लिए नहीं। मैं चोर को, मैं ना, गद्दारी करेगा तो गद्दार कहेंगे, चोरी करेगा तो चोर कहेंगे, और वो कहने के लिए अगर चुनाव हार जाए तो हार जाएंगे, वो कहने के लिए जेल में जाना पड़ेगा तो हम जेल जाएंगे, वो कहने के लिए गोली खाना पड़ेगा तो हम गोली खाएंगे। हम देश की जनता के लिए लड़ना है, हम लड़ते रहेंगे। झूठ और प्रपंच बहुत लंबा नहीं चलता। नहीं, सोच गलत है। अगर जिस दिन नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सीनियर लीडर, CWC मेंबर के तौर पे लगातार इस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे कहता हूं, हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें सत्ता एक उसका हिस्सा मात्र है, वो हमारी मुख्य लड़ाई नहीं है। जिस दिन कांग्रेस सत्ता को मुख्य लड़ाई बना लेगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, विचारधारा खत्म हो जाएगी। कि
किसी मोदी को चोर कहा, नाम लेकर कहा, समाज ने कि नीरव मोदी चोर है तो चोर है, मैं भी कहता हूं। ललित मोदी चोर है तो चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है तो चोर है, और नरेंद्र मोदी को चोर मैं अकेला नहीं, कैग रिपोर्ट भी कहता है 17 स्कैम ऑफ नरेंद्र मोदी है। इस देश का कैग रिपोर्ट में 17 स्कैम ऑफ नरेंद्र मोदी है तो है। इस देश के अंदर मोदी और अदानी की भागीदारी है तो है, सब लोग मानते हैं। तो चोर को चोर कहे, चोर को चोर ना कहे तो क्या सिरमौर कहे? सवाल तो हमारा ये है, सुनिए, जब सवाल पूछा है तो जवाब सुनिए। तो चोर को चोर कहना गुनाह हो गया। देखिए, इस देश में हमारे देश का सम्मान बढ़ाने वाले कुश्तीबाज, महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है, उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, और वो आज देश को मेडल, गोल्ड मेडल जीतकर देश का सम्मान बढ़ाने वाले लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, और उनका एमपी आज भी सम्मान पा रहा है, आज भी संसद में बैठता है। तो ये देश में बलात्कार करने वाला सेंगर जेल से रिहा हो जाता है, किसान के बच्चों को, किसानों को जिस मिनिस्टर का बेटा उसके पैरों के नीचे कुचल देता है, वो बड़े बड़े मंचों पे भाषण देता है। अनेक बच्चियों पर बलात्कार करने वाला बाबा पेरोल पर छूटकर कैंपेन करता है। वहां सवाल नहीं उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सवाल चोर को चोर कहने पर आज देश में सवाल उठता है। ये हमको एक सोच बदलने की जरूरत है। मैं लगातार वहां साथ था, गुजरात से हूं, आप सबको मालूम होगा। मैं सूरत में भी वो हर प्रक्रिया में भी मौजूद रहा हूं। देखिए, इस देश की कानून व्यवस्था है, उसका हम सम्मान करते हैं, और जिस दिन कांग्रेस पार्टी सम्मान नहीं करेगी तो संघी तो ऐसे भी इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है, राहुल जी ने शब्द बोले थे वो कर्नाटक में बोले, उसकी एफआईआर होती है गुजरात में और भी सूरत में। सूरत में जो एफआईआर करने वाला व्यक्ति है, जब जज सुनवाई करता है, सुनवाई के बाद जज जजमेंट देने वाले होते हैं, और उनको लगता है फरियादी को कि ये सुनवाई में राहुल जी के फेवर में जजमेंट आने वाला है। फरियादी खुद हाईकोर्ट जाता है और जाके स्टे ले आता है। वो स्टे आने के बाद सच्चाई है, जो फैक्ट है वो रख रहा हो, उसका अर्थ जो निकालना है आप निकालिएगा। स्टे ले आता है। जिस दिन राहुल जी पार्लियामेंट में मोदानी मॉडल को एक्सपोज करते हैं और पूरे देश में मोदी और अदानी की भागीदारी, वो कहता है चौकीदार है, असल में वो भागीदार है, वो सच्चाई सामने आती है। उस दिन ऊपर से आका का ऑर्डर मिलता है, जो भी होता है, फरियादी को बोला जाता है आप अपनी स्टे ऑर्डर को वापस ले लीजिएगा। वो स्टे ऑर्डर वापस ले, उससे पहले सुनवाई करने वाले जज का तबादला होता है, और जिसका प्रमोशन होने वाला है वो जज वहां पर आता है। सुनवाई कोई और जज करता है, उस पर फरियादी स्टे लेता है, वहां जज का तबादला होता है। उसके बाद सुनवाई के लिए फिर से स्टे को हटाने के लिए फरियादी अर्जी करता है। तो ये कानून के साथ खिलवाड़ है, ये कानून के साथ खिलवाड़ है। सेशन कोर्ट में जो जज सुनवाई करता है, वो जज जो आज के हमारे गृह मंत्री है, उनकी तड़ीपार वाली सुनवाई करने वाले हैं, वो ही होते हैं, उस बेंच में वो बैठते हैं। तो जिसका वो वकील था फिर भी सम्मान करते हैं। हाई कोर्ट में अपील होती है, बड़े सम्मान के साथ जज बोल देता है नॉट बिफोर मी। क्या मजबूरी? राहुल जी तो कानूनी प्रक्रिया को लड़ना चाहते हो, वो तो तैयार है, और मैं कहता हूं डंके की चोट पे, अगर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये सजा कंटिन्यू करेंगे, राहुल जी खुशी खुशी
जेल जाने के लिए तैयारी करेंगे। आज भी बोलते हैं कि मेरे पास 2 साल क्या, कितनी भी सजा हो वो झेलने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा। आप इनका हस्ताक्षर जो आया है, क्योंकि वो तो एक बार ये क्लियर होना चाहिए कि जब 2 राष्ट्र की थियरी आई, तो 2 राष्ट्र के प्रतिनिधि जब तय होते हैं तो उसके बाद तो जो प्रतिनिधि है उसी को हस्ताक्षर करना पड़ता है। पर ये विभाजन की थियरी का जनक है। विभाजन की थियरी का जनक सावरकर थे। विभाजन की थियरी को आगे बढ़ाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे। विभाजन नहीं होने देने के लिए अपनी जान की बाजी की परवाह नहीं करने वाले हमारे महात्मा गांधी थे। उन्होंने कहा कि देश के टुकड़े मेरी मृत्यु पर हो सकते हैं, मेरी मौत पर हो सकते हैं, उसके वो सहमत नहीं थे। पर जब इस देश पे शासन करने वाले लोग और देश के अंदर जब छोटा भाई और बड़ा भाई और छोटा भाई कहे और मिल करके अब हम नहीं साथ रहना चाहते हैं, और जो शासन करने वाले ने स्वीकार किया कि यहाँ से लकीर खींची जाएगी, जब लकीर खींची जानी तय होती है तो उसमें तो उस दोनों देश के प्रतिनिधि तय होते हैं, उन्हीं को साइन करना पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं कह सकते। दूसरा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी खास करके संघियों के द्वारा और हमारे गोदी मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही कि कश्मीर चला जाता और कश्मीर लेने में नेहरू इंटरेस्टेड नहीं था और वो नेहरू जी इंटरेस्टेड नहीं थे। ऐसा लोग मतलब मीडिया, गोदी मीडिया खास करके आप वाले, आप नहीं, आप लोग तो अच्छे मीडिया वाले हैं, तो मैं आपको कैसे कहूँ, जो गोदी मीडिया है मैं उसी को कहूंगा कि गोदी मीडिया और संघी सोच वाले लोगों ने एक भ्रमणा फैलाई। उन लोगों को पढ़ना चाहिए कि सरदार ने क्या प्रस्ताव रखा था, नेहरू ने क्या विरोध किया था, नेहरू और सरदार ने मिलकर फिर कैसे, और नेहरू जब कहते हैं कुछ भी हो जाए, जो भी शर्तें माननी पड़े, पर कश्मीर है वो देश का मुकुट है, उसको यहाँ से, और उनकी खुद की भी वो बात हुई थी तो उसको इसी हाल में वहां नहीं जाने देंगे। पर देखिए गोदी मीडिया ने और संघियों ने मिलकर ऐसी एक हवा फैलाई, तो कुप्रचार तो होता है।